हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2014 में आई एक स्पेनिश मास्टरपीस मूवी वाइल्ड टेल्स को, जिसका स्पेनिश में नाम है रिलेटोस सेल्वाजास। इसे बेस्ट फॉरेनर लैंग्वेज मूवी के लिए ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला था। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जैसे इसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है। इस वीडियो के एंड में मैं इस मूवी की थीम की बात करूंगा कि डायरेक्टर हमें क्या बताना चाह रहे थे, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस मूवी में हमें 6 अलग अलग कहानियां दिखाई गई है, जिनका एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। सभी कहानियां देखने में बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन सभी कहानियों का अंत बहुत सरप्राइजिंग है और सभी कहानी अपना एक अलग मतलब रखती है। तो मूवी की पहली कहानी का नाम है पास्टरनाक। स्टोरी की शुरुआत में हम एक प्लेन देखते हैं। फ्लाइट के अंदर एक लड़की अपना सामान रखने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ एक आदमी आकर उसका सामान रखने में मदद करता है। कुछ देर बाद दोनों बातें करना शुरू करते हैं। लड़की बताती है वो एक मॉडल है और वो आदमी एक म्यूजिक क्रिटिक था। ये जानते ही वो लड़की कहती है उसका पहला बॉयफ्रेंड गैब्रियल पास्टरनाक भी एक म्यूजिशियन था, लेकिन उसके बर्ताव से परेशान होकर उसने गैब्रियल को छोड़ दिया था। गैब्रियल का नाम सुनकर वो आदमी काफी सरप्राइज होता है, क्योंकि कुछ साल पहले उसने इसी नाम के एक आदमी का म्यूजिक रिव्यू किया था जो काफी खराब था। यहाँ तक कि उसने ऐसा म्यूजिक बनाने के लिए गैब्रियल पास्टरनाक की बेइज्जती भी की थी। ये सुनकर उस लड़की को वो दिन याद आ जाता है, क्योंकि उस समय गैब्रियल और वो रिलेशन में थे और उसके रिव्यू के बाद गैब्रियल बहुत रोया था। उनकी बातें सुनकर उनके सामने बैठी एक औरत बताती है गैब्रियल पास्टरनाक नाम का उसका भी एक स्टूडेंट था। वो आगे बताती है उसने अपने पूरे टीचिंग करियर में इतना मेंटली डिस्टर्ब स्टूडेंट कभी नहीं देखा था। तभी उस टीचर की बात सुनकर वहाँ बैठा एक और आदमी बोलता है कि वो भी उसका स्टूडेंट है और गैब्रियल उसका क्लासमेट था। वो और उसके दोस्त गैब्रियल का बहुत मजाक उड़ाते और उसे बुली किया करते थे। तभी एक और आदमी बताता है उसके होम डिपो में भी इसी नाम का एक आदमी काम किया करता था, जो हमेशा कस्टमर से लड़ता रहता। इससे परेशान होकर उसने पास्टरनाक को नौकरी से निकाल दिया था। अब ये सुनकर वो म्यूजिक क्रिटिक घबरा जाता है और फ्लाइट में मौजूद सभी लोगों से गैब्रियल पास्टरनाक के बारे में पूछता है और सरप्राइजिंगली लोग हाथ ऊपर उठाते हैं। मतलब इस फ्लाइट में मौजूद सभी लोग गैब्रियल पास्टरनाक को जानते हैं। फिर वो सभी से पूछता है उन्हें इस फ्लाइट की टिकट कैसे मिली। तब पता चलता है सभी लोगों को इस फ्लाइट की टिकट उनकी कंपनी, ऑफिस या किसी ऑफर में मिली थी। उन लोगों की बातें सुनकर फ्लाइट की एयर होस्टेस उन्हें बताती है गैब्रियल पास्टरनाक इस फ्लाइट का कैबिन चीफ है। गैब्रियल ने ट्रेनिंग के दौरान उसे प्रपोज किया था, लेकिन इस लड़की ने गैब्रियल को मना कर दिया था। वो आगे बताती है प्लेन के टेक ऑफ होने से पहले गैब्रियल पायलट्स को कॉफी देने गया था और तब से ही पायलट जवाब नहीं दे रहे और उसी समय गैब्रियल अनाउंसमेंट करता है। उसकी आवाज सुनने के बाद वो मॉडल सच बताती है। दरअसल वो गैब्रियल को चीट कर रही थी, वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ, और उसके बेस्ट फ्रेंड के लिए उसने गैब्रियल को छोड़ दिया था। तभी वो देखती है वो लड़का मतलब गैब्रियल का बेस्ट फ्रेंड भी इसी फ्लाइट में है। तभी एक आदमी पायलट्स के कैबिन की तरफ भागकर गैब्रियल को आवाज देने लगता है। दरअसल ये आदमी उसका साइकेट्रिस्ट था, लेकिन इसने गैब्रियल के सेशन की फीस बढ़ा दी थी, जिससे दुखी होकर गैब्रियल ने उसके पास आना छोड़ दिया था। वो दरवाजे के पास से गैब्रियल से कहता है उसके सभी दुख और तकलीफों का कारण उसके खुद के माँ बाप है, जिन्होंने उसे कभी मेंटली सपोर्ट नहीं किया। लेकिन तभी प्लेन में डिस्टर्बेंस आती है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। तब हम जमीन पर अपने घर के बाहर एक बूढ़े कपल को देखते हैं जो कि गैब्रियल के माँ बाप है। तभी उन्हें तेज आवाज आती है। पीछे मुड़ते ही उन्हें अपनी तरफ एक प्लेन आता दिखाई देता है और कुछ ही सेकंड्स में प्लेन उन दोनों से टकरा जाता है और इसी के साथ ये स्टोरी भी यही खत्म होती है। अब दूसरी कहानी का नाम है द रैट। ये कहानी एक रात किसी रेस्टोरेंट में शुरू होती है। कुछ ही देर बाद वहाँ एक आदमी आता है। रेस्टोरेंट की वेट्रेस उसे अटेंड करने जाती है, लेकिन उस आदमी को देखकर वो बहुत ज्यादा सहम जाती है, जैसे वो उस आदमी को बहुत पहले से पहचानती हो। लेकिन किसी तरह उसे बैठने कहती है, फिर किचन में जाकर रोने लगती है। उसे रोता देख वहाँ की कुक पूछती है वो रो क्यों रही है। तब वेट्रेस बताती है बाहर बैठा आदमी उसके शहर का जमींदार है, जो लोगों को बहुत हाई इंटरेस्ट पर पैसे देता है। उसके पिता
ने भी उस आदमी से लोन लिया था, लेकिन हाई इंटरेस्ट की वजह से लोन चुका नहीं पाए। तब उस आदमी ने उनका घर नीलाम करवा दिया। इस सदमे की वजह से उसके पिता ने सुसाइड कर ली थी। इतना ही नहीं, उसके पिता के मरने के 2 हफ्तों बाद ही उस आदमी ने वेट्रेस की माँ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इन सब की वजह से उन्हें अपना शहर छोड़ना पड़ा। मतलब उस आदमी ने उसके जैसे कई परिवारों को बर्बाद किया है। ये सब सुनकर कुक कहती है वो उस आदमी के खाने में रेड पॉइजन डालकर उसे मार देते हैं, लेकिन वेट्रेस नहीं मानती क्योंकि उसे जेल नहीं जाना। तभी वो आदमी वेट्रेस को ऑर्डर लेने बुलाता है। ऑर्डर लेते समय वेट्रेस उस आदमी के टैब में देखती है, जिससे उसे पता चलता है वो आदमी अब पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला है। वेट्रेस ये सब कुक को बताती है। ये सुनकर कुक फिर से रेड पॉइजन से उसे मारने की बात करती है, क्योंकि जैसे दुख और तकलीफ वेट्रेस के परिवार ने झेली है उससे और कोई परिवार न गुजरे, क्योंकि पॉलिटिशियन बनने के बाद वो आदमी और ज्यादा अत्याचार करेगा। लेकिन वेट्रेस को अभी भी पुलिस का डर था, इसीलिए वो फिर से मना कर देती है। फिर वेट्रेस उस आदमी को उसका खाना देती है और किचन में आकर अपना काम करने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कुक ने पहले ही खाने में जहर मिला दिया है। ये सुनकर वेट्रेस घबरा जाती है और उस आदमी को बचाने भागती है, लेकिन कुक उसे रोकते हुए कहती है उन जैसे लोग हमेशा उस आदमी जैसे लोगों को उनकी सजा देना चाहते हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाते। और आगे कहती है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तब उन्हें रेस्टोरेंट में बहुत सारे चूहे मिलेंगे और उन्हें लगेगा चूहों को मारने के लिए डाला जहर खाने के बर्तन में गिर गया होगा, जिससे वो बच सकते हैं, क्योंकि किसी को नहीं मालूम वेट्रेस उस आदमी को पहचानती है। लेकिन तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक बस आती है। बस में से उस आदमी का बेटा उतरता है। फिर दोनों बाप बेटे साथ में बैठ जाते हैं। वो आदमी वेट्रेस को फिर से ऑर्डर लेने बुलाता है। वेट्रेस ऑर्डर लेने आती है, लेकिन उसे पता चलता है वो लड़का भी पॉइजन वाला खाना खा रहा है। ये देखकर वेट्रेस घबराकर कुक के पास आती है, लेकिन कुक कहती है कल उसका बेटा भी अपने बाप की तरह कमीना बनेगा और ये बहुत बढ़िया मौका है उस आदमी की पूरी नस्ल खत्म करने का। लेकिन वेट्रेस नहीं मानती और उन्हें बचाने भागती है। वो जाकर उस आदमी से प्लेट छीनने की कोशिश करती है, लेकिन ये देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वेट्रेस को मारने की कोशिश करता है। मतलब वेट्रेस सच बोल रही थी। लेकिन ये देखकर कुक बाहर आती है और उस आदमी पर किचन नाइफ से हमला कर देती है और वो आदमी मारा जाता है और ये सीन यही कट होता है। अगली सुबह वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आ चुकी थी। लोग उस आदमी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस ने उस कुक को गिरफ्तार कर लिया था और ये कहानी भी यही खत्म होती है। मूवी की तीसरी कहानी का नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट। कहानी की शुरुआत एक हाईवे से होती है, जहाँ डिएगो नाम का एक रिच आदमी अपनी लग्जरी कार से कहीं जा रहा था, लेकिन कुछ दूर जाते ही रास्ते में उसके सामने एक स्लो और पुरानी खटारा कार चल रही थी। डिएगो उस कार को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस कार का ड्राइवर बार बार उसके सामने आने लगता है और डिएगो को ओवरटेक नहीं करने देता। लेकिन कुछ देर उससे खेलने के बाद उसे जाने देता है, लेकिन इससे डिएगो काफी गुस्से में था, इसीलिए वो उस कार ड्राइवर को मिडल फिंगर दिखाते हुए स्पीड से आगे निकल जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उसकी कार का टायर पंचर होता है, जिससे उसे रुकना पड़ता है। टायर बदलने वो मैकेनिक को कॉल करके अपनी लोकेशन बताता है, लेकिन लोकेशन शहर से बहुत दूर थी, इसीलिए उसे 1 घंटा रुकना पड़ेगा। अब इतनी देर वेट करने की बजाय डिएगो खुद ही टायर बदलने लगता है। टायर बदलने के दौरान वो देखता है वही खटारा कार आ रही है, जिसे देखते ही डिएगो अपनी कार के अंदर आकर कार लॉक कर देता है। वो आदमी आकर उसे पहचान लेता है कि इसी ने उसे मिडल फिंगर दिखाई थी। वो आदमी उसकी कार के सामने अपनी कार लगाकर उसके पास आता है। उसे आता देख डिएगो घबराकर उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन वो ड्राइवर उसकी एक नहीं मानता और उसकी कार का शीशा तोड़ने लगता है। लेकिन एक महंगी कार होने की वजह से कांच नहीं टूटता। इसी बीच डिएगो पुलिस को कॉल करके खुद पर हमला होने के साथ साथ अपनी लोकेशन भी बताता है। ये देखकर ड्राइवर रुक जाता है, लेकिन गाड़ी पर चढ़कर पी और पू दोनों कर देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन अपनी ऐसी बेइज्जती और गाड़ी की ये हालत देखकर डिएगो गुस्से में पागल होकर अपनी कार से उस कार को नीचे धकेल देता है। नीचे गिरकर गाड़ी पलट जाती है, लेकिन ड्राइवर सिर्फ जख्मी हुआ था। ऊपर डिएगो अपनी कार से उतरकर टायर के बचे हुए नट कसने लगता है, लेकिन वो ड्राइवर जख्मी हालत में उस पर हमला करने आ रहा था। उसे देखकर डिएगो फौरन अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगता है। लेकिन ये एक सुनसान जगह थी जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। ये सोचकर डिएगो अपनी कार से उस ड्राइवर को कुचलने जाता है, लेकिन सही समय पर ड्राइवर हट जाता है और उसकी कार
कार भी नीचे गिर जाती है। एयरबैग खुलने से डिएगो कार में ही फंस गया था। उसे कार में फंसा देख ड्राइवर कार की डिक्की से अंदर आकर उस पर हमला कर देता है। यहाँ दोनों में हाथापाई होती है, लेकिन ड्राइवर डिएगो को ओवरपावर करके सीट बेल्ट से उसे फांसी लगा देता है, जिससे कुछ देर बाद डिएगो बेहोश हो जाता है। और ये देखकर डिएगो अपनी शर्ट के एक टुकड़े में आग लगाकर उसे कार के फ्यूल टैंक में डाल देता है ताकि कार ब्लास्ट हो जाए। लेकिन जब वो जाने वाला था तभी डिएगो को होश आ जाता है और वो ड्राइवर की टांग पकड़कर उसे कार में वापस खींच लेता है। वही ऊपर पुलिस का एक टो ट्रक वहां आया था, लेकिन तभी नीचे उस कार में ब्लास्ट होता है। कुछ देर बाद वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड आते हैं। फायर ब्रिगेड आग बुझा देती है। पुलिस ऑफिसर जाकर कार में देखता है जहां दोनों ही जलकर मर चुके थे, लेकिन उन दोनों की पोजीशन देखकर पुलिस को लगता है ये दोनों कोई लवर थे और ये कहानी भी यही खत्म होती है। अब अगली कहानी का नाम है लिटिल बम। कहानी की शुरुआत में हम एक बेसमेंट देखते हैं जहां साइमन बम लगा रहा था। घबराइए मत, साइमन कोई टेररिस्ट नहीं है, बल्कि साइमन एक कंपनी में डेमोलिशन एक्सपर्ट है। मतलब वो बम लगाकर पुरानी बिल्डिंग्स को गिराने का काम करता है। एक दोपहर साइमन को उसकी वाइफ का कॉल आता है। दरअसल आज उनकी बेटी का बर्थडे है और साइमन को केक लेकर घर पर बर्थडे पार्टी में जल्दी आना है। शाम को अपना काम खत्म करके साइमन केक लेने दुकान में जाता है, लेकिन वापस आने पर उसकी कार गायब थी। दरअसल कार को रॉन्ग पार्किंग में खड़ा करने की वजह से उसे ट्रैफिक पुलिस का टो ट्रक ले गया था। अब साइमन टैक्सी से अपनी कार लेने ट्रैफिक पुलिस टोइंग ऑफिस पहुंचता है। साइमन काउंटर पर बैठे आदमी को समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने बिना मतलब ही उसकी गाड़ी उठा ली, क्योंकि जहां उसने कार पार्क की थी वहां कोई नो पार्किंग का बोर्ड या साइन नहीं था। लेकिन वो आदमी उसकी एक भी बात नहीं मानता और उसे अपनी कार वापस लेने के लिए फाइन भरना ही पड़ता है। वो कार लेकर अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाता है और घर पर आने में उसे बहुत देर हो गई थी। घर के अंदर आने पर उसे पता चलता है पार्टी खत्म हो चुकी है और लगभग सारे गेस्ट जा चुके हैं। अब इस बात से उसका अपनी वाइफ के साथ झगड़ा होता है। यहाँ हमें ये भी समझ में आता है पहले से ही दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब इतना सब होने से उसकी वाइफ उसे गैर जिम्मेदार बताकर उससे तलाक मांगती है। इस बात से गुस्सा होकर साइमन अगले दिन सिटी के आरटीओ पहुंचता है और वहाँ के एक ऑफिसर से टोइंग ऑफिस की शिकायत करता है। लेकिन ये ऑफिसर भी उसकी एक भी बात मान नहीं रहा था, बल्कि इन सब में साइमन की ही गलती बता रहा था। अब ये सुनकर साइमन और भड़क कर उससे अपने फाइन के पैसे वापस मांगता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे शांत रहने बोलकर सिक्योरिटी को बुलाने लगता है। लेकिन साइमन गुस्से में पागल होकर उस ऑफिसर पर गैस टैंक से हमला कर देता है। अब इस वजह से उसे रात भर जेल में रहना पड़ता है, लेकिन उसका एक दोस्त उसकी जमानत करवाता है, लेकिन साथ में ही उसे एक बुरी खबर देता है। दरअसल उसकी ये हरकत न्यूज में फैल चुकी है और उनकी कंपनी ने इस मामले से खुद को अलग रखने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया है। वही दूसरी तरफ उसकी वाइफ भी डाइवोर्स फाइल कर देती है, क्योंकि अब साइमन के पास नौकरी भी नहीं है। साथ ही उसे जॉबलेस, केयरलेस और गैर जिम्मेदार बताकर उनकी बेटी की कस्टडी की भी मांग करती है। लेकिन साइमन उससे एक और मौका मांगता है, इसीलिए अगले दिन वो जॉब के लिए किसी दूसरी कंपनी जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे जॉब नहीं मिलती। जब वो उस कंपनी के बाहर आता है उसकी कार फिर से गायब थी। वहाँ का एक स्टोर कीपर बताता है उसकी गाड़ी टो ट्रक ले गया। अब बेबस और लाचार साइमन फिर से फाइन भरकर अपनी कार छुड़ाता है, लेकिन रात में वो अपनी कार में कुछ सेटअप करता है। अब अगली सुबह वो जानबूझकर नो पार्किंग में कार पार्क करता है, जिसे कुछ देर बाद टो ट्रक ले जाता है। अब जैसे ही वो टो ट्रक आरटीओ की पार्किंग में पहुंचता है, साइमन की कार ब्लास्ट हो जाती है, जिससे वहां का ऑफिस टूट जाता है, लेकिन कोई भी घायल नहीं होता। अब इस घटना के बाद साइमन को जेल हो जाती है, लेकिन उसका ये कारनामा रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो गया था और लोग उसे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक हीरो समझने लगे थे। साथ ही उसकी बीवी, जो उसे गैर जिम्मेदार और केयरलेस समझती थी, आज अपनी बेटी के साथ उसके बर्थडे पर जेल में केक लेकर आती है। इतना ही नहीं, जेल में मौजूद सभी कैदी, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी साइमन का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और ये कहानी भी यही खत्म होती है। पांचवी कहानी का नाम है द प्रपोजल। कहानी की शुरुआत में हम एक महंगी मगर थोड़ी डैमेज कार को एक घर में आते हुए देखते हैं। उसे एक रईस बाप की बिगड़ी औलाद चला रहा था। वो अपने माँ बाप को जगाकर बताता है घर वापस आते समय उसने किसी प्रेग्नेंट औरत को उड़ा दिया और पकड़े जाने के डर से वहाँ से भाग आया। ये सब सुनकर उसका बाप फौरन अपने वकील दोस्त को घर बुलाता है। वो वकील उस लड़के से कुछ सवाल पूछता है। वही लड़के के माँ बाप टीवी में उस औरत की न्यूज देखते हैं। न्यूज से पता चलता है पुलिस के पास वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है, जिससे बहुत जल्द वो उस कार तक पहुँच जाएंगे। ये जानकर लड़के की माँ रोने लगती है और उसका बाप घबरा जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर बाहर काम कर रहे अपने गरीब माली पर पड़ती है। फिर
उससे वकील और लड़के का बाप बात करते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। साथ ही वो उसे समझाता है अगर उसका एक लौता बेटा पकड़ा गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, साथ ही उनका बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो माली से इस इल्जाम को अपने सिर पर लेने कहता है और बदले में वो उसे मुंह मांगी कीमत देने तैयार है। ये सुनकर वो माली मान जाता है। फिर वो दोनों उसे कार के पास लाते हैं। वकील उसे कार में बैठाकर स्टीयरिंग पकड़ने कहता है ताकि स्टीयरिंग पर उसके उंगलियों के निशान आ जाए। साथ ही उसे शराब पिलाता है ताकि लगे जैसे वो नशे में गाड़ी चला रहा था। लेकिन तभी वहाँ पुलिस पहुँचती है जहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनसे एक्सीडेंट के बारे में बात करता है। लेकिन इसी बीच वो लोग टीवी पर उस मरने वाली औरत के पति को देखते हैं जो अपने बीवी के हत्यारे को जान से मारने की धमकी दे रहा था। माली ये देखकर घबरा जाता है और घबराहट में ही प्रोसिक्यूटर को अपना बयान देता है। लेकिन प्रोसिक्यूटर को उसकी बातों पर शक हो जाता है और वो उसे उस कार में ले जाकर फिर से बैठाता है। अब ड्राइवर सीट और रेयर विंडो की एडजस्टमेंट से प्रोसिक्यूटर समझ जाता है माली झूठ बोल रहा था। अब ये देखकर वो अमीर आदमी और उसका वकील दोस्त प्रोसिक्यूटर को भी मुंह मांगी कीमत देने का ऑफर देते हैं। प्रोसिक्यूटर भी इस ऑफर को मान जाता है। इन सब के बीच उस आदमी का वकील दोस्त भी उससे अपने हिस्से की बात कर रहा था। तभी माली वहां आता है। अब उसे पैसों के साथ एक फ्लैट भी चाहिए था। अब अपना इतना नुकसान होता देख वो आदमी सभी से डील कैंसिल कर देता है और अपने बेटे को अपना गुनाह कबूल करने कहता है। अब अपने हाथ से इतना पैसा जाता देख तीनों भी कम पैसों में मान जाते हैं। अब पुलिस माली को गिरफ्तार करके ले जा रही थी। लेकिन तभी भीड़ में से उस प्रेग्नेंट औरत का पति आकर माली पर हथौड़े से हमला कर देता है और माली के मरने के साथ ये कहानी भी यही खत्म होती है। अब मूवी की आखिरी कहानी का नाम है टिल डेथ डू अस पार्ट। कहानी के शुरुआत में हम एक बहुत आलीशान वेडिंग रिसेप्शन हॉल देखते हैं। यहाँ एरियल और रोमिना का रिसेप्शन हो रहा था। वहाँ लोग दोनों को बधाई दे रहे थे, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। इस दौरान रोमिना एरियल को देखती है जो पार्टी में आई एक लड़की से बातें कर रहा था। जिस तरह वो दोनों बातें कर रहे थे रोमिना को कुछ शक होता है। वो फौरन अपना मोबाइल निकाल कर उससे एक नंबर डायल करती है जिसे वही लड़की पिकअप करती है जिससे एरियल बात कर रहा था। ये देखकर रोमिना का शक यकीन में बदल जाता है और अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। लेकिन तभी दुल्हा दुल्हन के डांस की बारी आती है। डांस करने के दौरान रोमिना एरियल से उस लड़की के बारे में पूछती है। एरियल कहता है वो उसकी कोवर्कर है, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। लेकिन रोमिना बताती है एक हफ्ता पहले उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया था जिसे एरियल ने अपनी गिटार टीचर कहा था। उसे तब ही एरियल पर शक हो गया था, इसीलिए उसने अपने मोबाइल में उस नंबर को सेव कर लिया था। एक हफ्ते पहले वो बोल रहा था वो उसकी गिटार टीचर थी, आज बोल रहा है वो उसकी कोवर्कर है। रोमिना उससे सच पूछती है। तब एरियल कबूल करता है उस लड़की के साथ उसका अफेयर था, लेकिन अब वो बस उससे ही प्यार करता है। ये सुनकर रोमिना बुरी तरह रोने लगती है और हॉल से बाहर भाग जाती है। वो छत पर आई थी ताकि सुसाइड कर सके, लेकिन उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जो इस होटल का कुक है। वो उसे कूदने से रोकता है और उसे हिम्मत रखने और जिंदगी की परेशानियों से लड़ने की सलाह देता है। उसकी बातें सुनकर रोमिना उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसके गले लग जाती है। कुछ देर बाद वहाँ एरियल अपने दोस्त के साथ उसे ढूंढता हुआ आता है, जहाँ उसे कुक और रोमिना यामाकाटा करते हुए दिखाई देते हैं। उसे देखते ही रोमिना उसे धमकी देती है वो उसे छोड़कर हर आदमी के साथ यामाकाटा करेगी और अगर वो उसे तलाक देने की कोशिश करता है तो वो उसकी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम करेगी, क्योंकि अब वो उसके साथ लीगली मैरिड है। आगे कहती है अब वो उसकी जिंदगी नर्क बना देगी और वो इससे बचना चाहता है तो अभी नीचे कूद जाए, क्योंकि अब जब तक उनमें से कोई एक मरेगा नहीं तब तक वो अलग नहीं हो सकते। इतना बोलकर वो नीचे हॉल में वापस आकर अपने दोस्तों के साथ डांस करने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो एरियल की गर्लफ्रेंड को डांस फ्लोर पर लाती है और डांस करते करते हॉल के कांच के शीशे में दे मारती है, जिससे वो लड़की बुरी तरह जख्मी हो जाती है, लेकिन उसे कोई सीरियस चोट नहीं आती। रोमिना का ये पागलपन देखकर एरियल अपनी माँ के साथ उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रोमिना उन दोनों को सारे मेहमानों के सामने भला बुरा बोलने लगती है। वो उन दोनों की इतनी बेइज्जती करती है कि दोनों माँ बेटे वही रोने लगते हैं। रोमिना एक फोटोग्राफर को बुलवाकर उनका वीडियो बनवाती है, जिसे वो अपने अगले रिसेप्शन में लोगों को दिखाएगी। अपने बेटे की इतनी बेइज्जती देख एरियल की माँ रोमिना पर हमला कर देती है, जिससे कुछ देर में ही दोनों परिवारों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब कुछ देर बाद रोमिना को रोता देख एरियल अपने वेडिंग केक को उठाकर टेबल पर रखता है और रोमिना के पास जाकर उससे डांस के लिए पूछता है। इस बार रोमिना को एरियल की आंखों में सच्चा प्यार नजर आता
है और दोनों डांस करने लगते हैं। उन दोनों को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब डांस के दौरान रोमिना और एरियल यामागाटा करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर वहाँ मौजूद लोग शर्म से बाहर जाना शुरू कर देते हैं और दोनों के टेबल पर इंटीमेट होने के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है। अब बात की जाए मूवी के कॉन्सेप्ट की, मतलब ये कहानी हमें क्या समझाना चाहती थी, तो इन कहानियों को देखकर हर कोई अपना व्यू बना सकता है। अगर मेरी बात की जाए तो मुझे इन कहानियों के 3 मतलब दिखाई दिए। अगर बात की जाए पहले कॉन्सेप्ट की, तो मुझे पहला कॉन्सेप्ट लगा बटरफ्लाई इफेक्ट, क्योंकि हम बता नहीं सकते हमारे कौन से एक्शन से क्या रिएक्शन हो सकता है। जैसे पहली कहानी का इफेक्ट शुरू होता है गैब्रियल पास्टरनाक से। उसे जिसने भी परेशान किया था, तकलीफ दी थी, धोखा दिया था, उन सबके किए एक्शन उन्हें मौत तक ले आए। अगर बात की जाए दूसरी कहानी की, तो वो आदमी जिसने अपनी जिंदगी में लोगों को परेशान किया था, उसका अंत भी मौत पर हुआ। वही डिएगो और उस ड्राइवर की बात की जाए तो उनका इफेक्ट शुरू हुआ डिएगो के उस ड्राइवर को मिडल फिंगर दिखाने से। मैंने ड्राइवर का नाम पहले इसीलिए नहीं लिया क्योंकि ऐसे नमूने हमें हमेशा रोड पर मिलेंगे, चाहे आप कहीं भी रहते हो, लेकिन समझदारी इसी में है कि उन्हें इग्नोर करके हम आगे चले, क्योंकि ऐसे लोग झगड़ा करने की ही फिराक में रहते हैं। ऐसे लोग हमारे लिए इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं होने चाहिए कि हम अपनी जिंदगी का 1 सेकंड भी उनके बारे में सोचकर बर्बाद करें। अगर कहानी की बात करें तो डिएगो के एक्शन का भी अंत दोनों की मौत से हुआ। अगर बात करें चौथी कहानी की, तो उसका इफेक्ट शुरू हुआ पुलिस का साइमन की सही जगह पार्क की गई कार को उठाकर, क्योंकि उसने कार सही जगह ही पार्क की थी। गाड़ी को छुड़वाने में वो लेट हुआ, जिससे वो ट्रैफिक में फंसा। पार्टी में लेट पहुंचा, जिससे उसका अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर वो आरटीओ गया, फिर वहां से जेल, जिससे उसकी नौकरी गई, बीवी और बेटी जाने वाले थे, और अंत में उसने ब्लास्ट किया और उसकी कहानी जेल में खत्म हुई। वही बात की जाए पांचवी कहानी की, तो इस कहानी का इफेक्ट शुरू होता है उन अमीर माँ बाप के अपने बेटे को बिगाड़ने से। अगर वो उसे इतनी छूट ना देते तो वो रात में बाहर नहीं जाता, उस प्रेग्नेंट औरत का एक्सीडेंट ना करता और ना ही गरीब माली की जान जाती। और आखिरी कहानी देखे तो इस कहानी का इफेक्ट शुरू होता है एरियल के अफेयर और रोमिना के झूठ बोलने से। अगर वो अफेयर नहीं करता तो उसे अपने परिवार के साथ पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत ना होना पड़ता। साथ ही मुझे इन कहानियों का दूसरा कॉन्सेप्ट लगा रिवेंज, मतलब बदला। ये कहानियां मेरे और आपके जैसे आम इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी जैसे दिखाई गई है, लेकिन ये जितनी सिंपल लगती है, इनका अंत उतना ही बुरा होता है। जैसे कि गैब्रियल ने अपनी जिंदगी से जुड़े उन सभी लोगों को एक फ्लाइट में लाकर उन्हें मौत के घाट उतार कर उनसे बदला लिया, जिन्होंने उसे कभी तकलीफ या परेशानी या कभी उसे धोखा दिया था। टू बी ऑनेस्ट, जो हर कोई करना चाहेगा। वही वो वेट्रेस जो कानून और जेल जाने से डरती है, जो हर आम इंसान डरता है, लेकिन कुक की मदद से उस आदमी को मारकर अपना बदला लेती है। वही डिएगो और वो ड्राइवर खुद की हुई बेइज्जती का बदला लेने की कोशिश में लड़ मरते हैं। वही साइमन अपनी मैरिज और करप्ट सिस्टम से तंग आकर सिस्टम से बदला लेता है। पांचवी कहानी भी बिल्कुल आम है। आए दिन गरीब लोग अमीर लोगों की गाड़ी के नीचे मारे जाते हैं और किस तरह अमीर लोग अपने पैसों के दम पर बच जाते हैं, लेकिन उस प्रेग्नेंट औरत का पति माली को मार कर अपना बदला लेता है, जो हर कोई करना चाहेगा अगर उसके बच्चे और बीवी को कोई बेवजह ही मार दे तो। और अंत में रोमिना अपने पति के बेवफाई का बदला छत पर कुक के साथ यामागाटा करके और लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करके लेती है, जो हर लड़की करना चाहेगी। मैं यामागाटा की बात नहीं कर रहा, बेइज्जती और बदला लेने की बात कर रहा हूँ। हर वो लड़की जिसका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड उसे चीट करता है, लेकिन वो लड़कियां ये समाज से डरकर कर नहीं पाती। लेकिन जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इन कहानियों का भी एक पॉजिटिव मतलब जरूर है, जो मुझे इन कहानियों का तीसरा कॉन्सेप्ट लगा। जैसे हम गैब्रियल पास्टरनाक को देखे तो वो अपनी जिंदगी में अकेला था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में एक फ्लाइट जितने लोग थे जो आज भी उसे याद करते थे। वही वो वेट्रेस पूरे शहर में अकेली थी, लेकिन फिर भी उसके पास कुक के रूप में एक सच्ची दोस्त थी, जिसने उसकी जान बचाकर उसका बदला लिया और खुद जेल चली गई। अगर डिएगो की बात की जाए तो जिस हाईवे पर वो अकेला जा रहा था, वो हाईवे हमारी जिंदगी और हमें दर्शाता है, जहाँ डिएगो और उस ड्राइवर को एक साथी तो मिला, लेकिन अपने गुस्से और ईगो की वजह से वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लेकिन अगर वो दोनों दोस्त बन जाते तो दोनों ही अपनी मंजिल आराम के साथ पा सकते थे। ये कहानी हमारी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप को भी दर्शाती है, जिसे हम अपने ईगो और गुस्से के चलते जला बैठते हैं। इसीलिए वो पुलिस वाला भी उन्हें लवर समझ रहा था। अगर बात की जाए साइमन की कहानी की, तो ये भी सिस्टम और अपनी जिंदगी से परेशान एक आम इंसान की कहानी है, लेकिन वो आम इंसान अपनी हक की आवाज उठाने
पाने के लिए अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर सिस्टम से भी भिड़ जाता है, जिसके बाद सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि सिस्टम से जुड़े लोग भी। अगर बात की जाए एक्सीडेंट की कहानी की, तो यहाँ हमें अपने पिता मतलब बाप के स्ट्रगल के बारे में सिखाया गया है कि एक बाप अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकता है और उसी बाप से बड़े होकर बच्चे सबसे ज्यादा लड़ते हैं। यहाँ हम 3 बाप देखते हैं जो अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए मुंह मांगी कीमत देने तैयार था, वही एक गरीब बाप अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए खून का इल्जाम अपने सिर लेकर जेल तक जाने तैयार था, और एक बाप अपने अजन्मे बच्चे के लिए किसी का खून तक कर देता है। अब बात की जाए रोमिना और एरियल की कहानी की, तो ये हर मैरिड कपल की कहानी है जिनका शादी का रिश्ता किसी तीसरे के आने या किसी के बहकावे में आकर खत्म हो सकता है, जैसे हमारे रिश्तेदार जो हमें अपनों के ही खिलाफ भड़काते हैं। लेकिन रोमिना और एरियल जैसे लोग लोगों के बहकावे में ना आकर उन्हें ठेंगा दिखाते हुए अपने रिश्ते को बचाए रखते हैं। जिस तरह दोनों यामाकाटा कर रहे थे और लोग वहाँ से जा रहे थे, जैसे कितना भी भड़काने पर कई कपल उन्हें इग्नोर करते हुए अपना रिश्ता निभाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो मुझे इन कहानियों में दिखाई दी। जब जब मैं इस मूवी को देखता हूँ, हर बार मुझे कहानियों का एक अलग मतलब दिखाई देता है। इसीलिए इस मूवी के कॉन्सेप्ट पर मैं दिन भर बात कर सकता हूँ, लेकिन दिन भर आप मेरा वीडियो तो नहीं देखने वाले, इसीलिए ये वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो और मेरा कंक्लूजन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।